Hello everyone. In this lecture, we will be discussing the code of conduct and the code of ethics and also the citizen charter. तो ये तीन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एथिक्स के पेपर में और इनको आज हम अच्छे से देखने वाले हैं. So before explaining code of conduct and code of ethics, I would like you to appreciate this diagram which was given in the second ARC report. This is basically the second एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट थी, उसमें से मैंने ये डायग्राम लिया है. This triangle. So you can also draw this. Here on the base is the code of conduct, then above it is code of ethics, and at the top is statement of value. अब what is your code of conduct? तो पहले मैं थोड़ा सा ये समझा देता हूँ. So code of conduct is basically it is a formula. It is, you can say, it is a set of rules and guidelines that an organization creates. अब ऐसा क्यों create करते हैं? So the primary focus of code of conduct is to provide clarity कि how individuals should behave in the organization. For example कि क्या dress code रहेगा, how they have to communicate to each other, what they have to, how they have to address someone while communicating. So all this is mentioned in the code of conduct. So it is a, basically it is a document which is outlining the actions and responsibility जो एक इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्या आपके एक्शंस रहेंगे. दैट that document which outlines all these things is known as your code of conduct. Whereas on the other hand, code of ethics क्या होता है? तो it is more comprehensive and it is a set of principles, values होते हैं इसमें, जो कि आपको ethical conduct जो एक individual के उनको guide करते हैं. तो यहाँ पे emphasis is more on the moral and ethical standards that individuals are expected to uphold. सो बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स डिजाइन ही इसलिए किए जाते हैं सो दैट दे कैन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग एथिकल डिसीजन. सपोज इन अ प्रोफेशनल एसोसिएशन कोई लीगल बॉडी है, तो कोड ऑफ एथिक्स आपको वहाँ पे बहुत अच्छा उसका एक रोल आपको ये पता चलेगा कि वो लीगल बॉडी आपको इट विल टेल यू, इट विल गाइड यू अबाउट द मॉरल ऑब्लिगेशंस एंड प्रिंसिपल्स, जिससे आप अपने वेलफेयर अश्योर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स का. अगर हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ में है तो पेशेंट्स या जनरल पब्लिक का आप वेलफेयर इंश्योर कर सकते हैं. हो सकता है एक डॉक्टर का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कहता है आपकी ड्यूटी 4 बजे ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर एक पेशेंट 4 बज के 2 मिनट पे उसके पास आया है, तो ये तो उनके कोड ऑफ एथिक्स होंगे ना, जो उनके मॉरल्स होंगे, वो उन्हें बोलेंगे कि नहीं यार इनका भी इलाज कर देना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर you have to ensure the welfare of the citizens only, no? So this is the difference between code of conduct and code of ethics. So code of conduct क्या करते हैं? They tell you the specific things like what are the do's and don'ts. और कुछ सिचुएशन में ये डूज एंड डोंट्स क्लियर नहीं होते हैं. तो जब ये क्लियर नहीं होते स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स, तो जो ब्रॉडर टर्म है द कोड ऑफ एथिक्स विच आर द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर्स गाइडिंग द राइट और रॉन्ग एक्शन, वो काम आते हैं. फॉर एग्जाम्पल डूज एंड डोंट्स में डॉक्टर का डू तो यही था कि भाई आपको बस 4 PM तक ऑफिस में रहना है, अपने केबिन में मिलना है, लेकिन 4 बज के 1 मिनट पे भी कोई आया, तो अब ये तो कहीं पे भी नहीं मेंशन है कि आप इनको अटेंड करोगे या नहीं करोगे. तो सिचुएशन क्लियर नहीं है, आप जा सकते हैं, यू कैन रिफ्यूज टू अटेंड द पेशेंट, बट योर कोड ऑफ एथिक्स, योर स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर विल गाइड यू कि यार इनको भी ट्रीटमेंट दे देता हूँ. 4 बज के 2 मिनट पे आए, 4 बज के 4 तो बहुत स्पेसिफिक हो गया, 4:30 पे भी आए हैं, अरे मैं कहता हूँ 5 पे भी आए हैं, और अगर आप अभी ऑफिस में ही हैं, आप अभी गए नहीं हैं, यू हैव नॉट लेफ्ट द वर्क प्लेस एंड द पेशेंट इज इन अ सीरियस कंडीशन, तो कोड ऑफ कंडक्ट से तो ये गाइड नहीं हो रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट कोड ऑफ एथिक्स आपको जरूर गाइड कर देगा. तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आएगा या कुछ एथिकल डिलेमा भी आएगा ना, तो कोड ऑफ कंडक्ट वो चीज नहीं सॉल्व कर पाएगा, बट कोड ऑफ एथिक्स वो चीज सॉल्व कर देगा. तो कोड ऑफ कंडक्ट इज वेरी स्पेसिफिक एंड कोड ऑफ एथिक्स इज वेरी ब्रॉड, और इनके ऊपर, इन दो लेवल के ऊपर भी आता है तीसरा, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू. कि अगर इन दोनों से भी कुछ नहीं सॉल्व होता तो आपकी वैल्यू से सॉल्व हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वैल्यू इंटीग्रिटी.
अब जैसे मानो मैं फिर से वापस से नीचे से ऊपर हायरार्की ले जाता हूँ, एक एक ही सिंपल एग्जांपल में। दिस इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि डाउरी मत लीजिए सर। यू आर अ सिविल सर्वेंट एंड द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सिविल सर्वेंट इज कि डाउरी नहीं लेनी है आपको, आपको तो गिफ्ट भी नहीं लेना है। तो कोड ऑफ कंडक्ट ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब मे बी डाउरी नहीं लेनी है, बट योर इन लॉज, कुछ ऐसी रीति रिवाज हैं, कुछ प्रथाएं हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं कि योर इन लॉज आर फोर्सिंग कि यार गोल्ड तो लेना पड़ेगा आपको, बट यू नो कि कोड ऑफ कंडक्ट ने तो मना किया है। तो आपके इन लॉज क्या बोलते हैं कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम आपके जो स्पाउस है ना, आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, हम स्पाउस को गिफ्ट कर देते हैं। अगर स्पाउस, मतलब बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और हो भी सकता है ऐसा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी जो स्पाउस है, जो फीमेल काउंटर पार्ट है, मान लो अगर वो अराउंड 1 kg ऑफ गोल्ड एज अ ज्वेलरी ही पहन के आ जाए शादी वाले टाइम पे, तो अब कोड ऑफ कंडक्ट तो यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन करते ना। कोड ऑफ कंडक्ट तो ये बोलते हैं कि आप नहीं ले सकते हो, मगर इफ शी इज विलिंग टू वेयर 1 kg ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, जो टेक्निकली आपको डाउरी के फॉर्म में मिलने वाली थी, वैसे नहीं देके इस तरह से आ गए कि वो 1 किलो ज्वेलरी ही पहन के आ गई गोल्ड की, और अब वो आप ही के घर में रखी रहेगी। सो द कोड ऑफ कंडक्ट विल से कि यार अब इसमें तो कोड ऑफ कंडक्ट तो कुछ बता ही नहीं पा रहा है कि स्पाउस पे तो कुछ था ही नहीं, वो तो जो मर्जी चाहे पहने, उनकी फ्रीडम है। तो कोड ऑफ एथिक्स देख लेते हैं। कोड ऑफ एथिक्स बोलेगा कि यार अब एक चीज ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट में तो मेंशन नहीं है, मगर यार गलत भी लग रहा है क्योंकि अल्टीमेटली जो इन लॉज हैं वो डाउरी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो डाउरी ही किसी और फॉर्म में भेज रहे हैं मेरे घर पे। अब अगर आपके कोड ऑफ एथिक्स भी इस राइट और रॉन्ग का जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि ये चीज जो हो रही है ये सही है कि नहीं है, देन पिक्चर में आएंगे योर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू। अगर आप में वैल्यू है इंटीग्रिटी की, हो सकता है कोड ऑफ एथिक्स में आपने सोचा कि यार चलो कोई भी नहीं देख रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आने देते हैं, घर ही में रहेगा सामान। मगर जो आपका वैल्यू है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या होता है, और इंटीग्रिटी इज बेसिकली कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपने बिहेवियर में। अगर कोई आपको, इफ नो वन इज वॉचिंग देन व्हाट यू विल फॉलो। तो अगर आपको कोई नहीं देख रहा है तो क्या आप एथिक्स फॉलो करेंगे या नहीं फॉलो करेंगे? अगर करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि यू आर अ हाई ऑन इंटीग्रिटी पर्सन, और अगर नहीं करेंगे, रूल ब्रेक करेंगे या कुछ गलत करेंगे, तो ये कहेंगे कि यार इंटीग्रिटी नहीं है इस इंसान में। तो अब कोड ऑफ कंडक्ट कुछ नहीं बता पाया इस गोल्ड पे, कोड ऑफ एथिक्स नहीं बता पाया, अब कौन बताएगा? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू बताएंगे। अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी है देन तो आप इसको मना कर देंगे कि नहीं यार, प्लीज डोंट सेंड दिस डाउरी इन सम अदर फॉर्म लाइक दिस। तो जो चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में होती हैं, उनके भी ऊपर का एक लेवल है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू। तो अगर एक वैल्यू आ गई आपके अंदर इंटेग्रिटी की, तो ये भी फॉलो हो जाएगा एंड ये भी फॉलो हो जाएगा एंड एथिकली फॉलो होगा। दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो आई होप यू हैव गॉट अ हैंग ऑफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स। जैसे ये है सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल है, सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 कहता है इंटीग्रिटी डेडिकेशन होना चाहिए ड्यूटी में। सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 कहता है कि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट प्रिवेंट करें, मतलब कि आप जैसे यू आर, सपोज यू आर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन सम स्टेट। अब पूरा एजुकेशन मिनिस्ट्री के आप ही सब माई बाप हो गए एक तरीके से मिनिस्टर्स आपके बाद। तो आप अपने वाइफ को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए या वाइफ के फैमिली में किसी को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ओनर को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मेरे वाइफ को आप एज अ वीसी रखें अपनी यूनिवर्सिटी में। भाई वो तो खुशी खुशी रख लेंगे, वो मना कर ही नहीं सकते आपको। तो ये आपको प्रिवेंट करना है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। देन सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 4 की पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रखनी है, इम्पार्शलिटी रखनी है इलेक्शन प्रोसेस में। देन सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट पर्सनल ओपिनियन गवर्नमेंट कंडक्ट पे आप नहीं दे सकते। जैसे अगर आज हम देख रहे हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था एंड देयर इज़ अ प्रोटेस्ट ऑन जंतर मंतर गोइंग ऑन, तो अगर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें एक सिविल सर्वेंट को वो चीज़ सही लगे गलत लगे, ही कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्योंकि वो उनके कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।
अब दिक्कत क्या होती है, कोड ऑफ कंडक्ट के साथ ना कुछ इश्यूज हैं। अब आप देखोगे कि ये तो कितने वेग टर्म्स हैं, मतलब एक बहुत ही ब्रीफ में देके छोड़ दिया है कि यू हैव टू सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है, आपको इंटीग्रिटी अपहोल्ड करनी है और डेडिकेशन रखनी है ड्यूटी से। अब ये इंटीग्रिटी और डेडिकेशन के तो मतलब ही सबके अलग अलग हो सकते हैं ना। किसी की डेडिकेशन हो सकती है कि मेरे वर्किंग आवर्स है 9 AM टिल 4 PM, 4:01 पे अगर कोई पेशेंट आया तो मैं नहीं देखूंगा। आप इसको भी नहीं बोल सकते कि ये डेडिकेटेड नहीं है, ऑफिस आवर्स में तो आ रहा है पूरा, अपने ड्यूटी कर रहा है, उसके बाद नहीं कर रहा है, इट इज इन हिज वेरी ओन राइट्स। और किसी का ये हो सकता है कि यार मैं 9 बजे आया, 4 बजे मैं जा सकता था, पेशेंट ज़्यादा हैं, आज 6:30 बजे तक बैठ जाते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समटाइम्स ऑपरेट टिल लेट मिड नाइट। तो डेडिकेशन की बहुत ही अलग मायने हो सकते हैं सबके लिए, सो दिस इज अ वेरी वेग टर्म। फिर देर इज इनएडुकेट अवेयरनेस होती है, ट्रेनिंग नहीं होती, एनफोर्समेंट इनकी वीक होती है, देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहता है। फिर यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया, इम्पार्शियलिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रखना है, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमीशन कौन बनेगा, उसकी कमेटी में जो लोग हैं टू डिसाइड दैट, उसमें जो मेजोरिटी है उस कमेटी की, दे आर द पॉलिटिशियंस ओनली। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ इन्फ्लुएंस तो रहता ही है। देन कुछ और भी इश्यूज हैं, लाइक ट्रांसपेरेंसी का इशू है, अकाउंटेबिलिटी का इशू है, रिपोर्टिंग मेथड का इशू है। तो देर आर सम इश्यूज विद कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। एंड देन फिर कोड ऑफ एथिक्स में, पहले मैं इसमें एक ब्रीफ आपको डिफरेंशिएशन भी दे देता हूँ, देन आगे मूव करते हैं। आई थिंक शायद नोट्स में आगे लिखा होगा, ठीक है, ये इश्यूज विद कोड ऑफ कंडक्ट तो लिखा हुआ है। ओपन इंटरप्रिटेशन, वेगनेस है, पब्लिक पार्टिसिपेशन कम है, मॉनिटरिंग नहीं होती सही से, ओके दैट इज गिवन। सो मैं एक समराइज क्विक समरी कर देता हूँ आपके लिए बिटवीन दिस इज कोड ऑफ कंडक्ट एंड दिस साइड इज कोड ऑफ एथिक्स। तो अगर इनको डिवाइड करें तो फोकस क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, सॉरी, कंडक्ट वर्सेस कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ कंडक्ट फोकस करता है स्पेसिफिक रूल्स एंड गाइडलाइंस पे। ये काय पे फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन ब्रॉड प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। पर्पस क्या है कोड ऑफ कंडक्ट का, कि आपको एक्सेप्टेबल बिहेवियर डिफाइन करना है और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर डिफाइन करना है, ताकि ये वाला आप प्रोहिबिट कर सकें। यहाँ क्या है, एथिकल डिसीजंस लिए जा सकें, इसलिए एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए है ये। स्कोप इसका तो बहुत नैरो है, बहुत स्पेसिफिक है, इसका बहुत ब्रॉड है। जहाँ पे ये चीज़ नहीं बता पाता है, एक वीकनेस आ जाती है, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड वाइट कंप्लीटली, देयर इज अ ग्रे जोन। ग्रे जोन में दिस कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट ऑपरेट, वहाँ कोड ऑफ एथिक्स ही काम आता है। देन एनफोर्समेंट, ऑब्वियसली कंडक्ट की तो एक्सटर्नल है ना, बाहर से डिफाइन हो रहा है, इसीलिए दिक्कत भी है कि लोग फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। जो करेंगे वो शायद सिर्फ पनिशमेंट के डर की वजह से कर रहे हैं, अंदर से फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो इंटरनल है, आपको कंसाइंस बता रहा है भैया, तो ये तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इजी होता है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होता है क्योंकि इंटरनल है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन तो टिपिकली ये तो सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है, और वैसे ही सेम इसका भी है, इंडिविजुअल लेवल पे और प्रोफेशनल्स के बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ होता है। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिटीजन चार्टर। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं सिटीजन चार्टर होता क्या है। छोड़ो, उससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ एक ट्रेडिशनल सेटअप। ट्रेडिशनल सेटअप में क्या होता था, जो मास पीपल हैं, जो मास है, जो लोग हैं, दे वर सीन एज सिटीजन्स। एंड एक जो इनमें ब्यूरोक्रेसी मान लो या स्टेट है या जो भी है, मतलब बेसिकली जो भी इम्प्लीमेंटर है, यार अब ये सिटीजन्स हैं तो इनको कोई ना कोई तो हेड करेगा ही करेगा, और उसका काम है इनको बेनिफिट दिलवाना। तो जो बेनिफिट को जो इम्प्लीमेंट करता है वो रूलर हो जाता है, उसको एज अ रूलर कंसिडर करते हैं कि यार ये तो राजा है। एंड जिसे बेनिफिट मिल रहा है उसको सिटीजन नहीं मानते, उसको मानते हैं कि ये तो प्रजा है, ये तो रूल्ड होती है हमसे। तो द रेसिपिएंट इज seen as very inferior and the implementer is seen as very superior। जैसे स्टेट हो गया,
तो इस ट्रेडिशनल सेटअप में क्या होता था कि सिटीजन का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन तो है नहीं, आपने जो सर्विसेज देनी है दे दो, ये चुपचाप से मुंह बंद करके ले जाएगा, कुछ आपसे मांगेगा नहीं सामने से। कोई अपने रूलर से मांग सकता है क्या कि हमें एक्स्ट्रा ये चाहिए? क्योंकि ये रूलर उस टाइप का डेमोक्रेटिक रूलर नहीं है ना। फिर क्वालिटी इश्यूज हैं, इन्होंने जो सर्विसेज दी अच्छी क्वालिटी बुरी क्वालिटी कुछ नहीं कर सकते, आपको लेनी पड़ेगी। फिर ये जो सर्विसेज दे रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेड टाइमलाइन नहीं है सर्विस डिलीवरी की। आपको डेली खाने मिलने की बात हुई थी राशन के थ्रू, एक दिन मिल गया, एक दिन सुबह मिलने की जगह शाम को मिला, एक दिन मिला ही नहीं। तो कोई एक्सपेक्टेड टाइमलाइन नहीं है। और फिर अगर जो खाना मिला है वो सड़ा मिला हुआ, तो आप इनको कंप्लेंट कर रहे हो, इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई ग्रीवेंस रिडर्सल का मैकेनिज्म नहीं है। तो दिस वाज बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग इन द ट्रेडिशनल सेटअप। तो अब ऐसा हो रहा था। तो मॉडर्न लाइफ में जो इवोल्यूशन हुए, चेंजेस हुए, उसमें क्या किया गया कि एक सिटीजन चार्टर लाते हैं। वो क्या होगा? वो बेसिकली अग्रीमेंट होगा, कमिटमेंट होगा सिटीजन्स में और जो सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे जो यहाँ पे जैसे हम इम्प्लीमेंटर कह रहे थे और जो खुद को रूलर समझ रहा था, तो उसके बीच में और सिटीजन्स के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एक कमिटमेंट रहेगा रिगार्डिंग द क्वालिटी, द क्वांटिटी ऑफ द सर्विसेज, अबाउट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ not the so-called implementer but the servant, in our case the public servant or the civil servant, है ना, not the bureaucratic head. So वही है कि सिविल सॉरी सिटीजन चार्टर क्या है? इट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड सिटीजन टू डिलीवर क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज इन अ ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड टाइम बाउंड मैनर। जैसे एग्जांपल है कि आरबीआई में आप जाओगे या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी जाओगे, तो वहाँ पे एक चार्टर एक्ट लिखा, चार्ट एक बोर्ड होगा एंड वहाँ पे सिटीजन्स चार्टर लिखा होगा। तो उस चार्टर में आप देखोगे तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दो कॉलम्स होंगे। एक कॉलम में उनके सर्विसेज का लिखा होगा कि व्हाट आर द सर्विसेज अवेलेबल टू देयर कस्टमर्स एंड द सिटीजन्स, एंड दूसरे साइड में लिखा होगा कि ड्यूरेशन कि कितने दिन में ये काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ओपनिंग एन अकाउंट 1 डे, अवेलिंग सम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज 3 to 4 वर्किंग डेज, इस टाइप से सारा कुछ मेंशन किया रहता है। एसबीआई में भी ऐसा ही है, चार्टर में सब कुछ दिया रहता है। अगर इसको वैसे अगर आप चाहें तो इसका इवोल्यूशन पढ़ सकते हैं 1986 में। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही हमने कंसेप्ट उठाया है इंस्पायर होके, है ना। अब कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि यार ये जो सिटीजन चार्टर है इसके पास अभी तक कोई लीगल बैकिंग नहीं है, मतलब कोई एक्ट नहीं है जो अश्योर करे कि यार सिटीजन चार्टर में अगर आपने लिखा है कि 2 दिन में अकाउंट ओपन हो जाना था और आज 4 दिन हो गए, तो अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, तो लीगल एक्शन लिया जाए। जिस भी इंसान की ये मिस्टेक है या लापरवाही है जिसकी वजह से सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो पाई हैं अभी तक, तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। पर वो कैसे लोगे? जब लेजिस्लेशन होगा, लॉ होगा, तब तो लोगे। तो लॉ ही नहीं है, लीगली एनफोर्सेबल ही नहीं है। जस्ट लाइक योर फंडामेंटल ड्यूटीज, कि उनको आप एनफोर्स कर ही नहीं सकते हो, देन दे डू नॉट एग्जिस्ट एट ग्राउंड लेवल। मैंने बोला आपसे कि एसबीआई में सिटीजन चार्टर होता है, इंडियन पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में जाओगे चार्टर होता है। इन दोनों के किसी भी आप अपने रीजनल ब्रांच में जाके देखना, अगर आप बहुत ही अच्छी जगह रहते हो, मतलब आई डोंट नो, क्योंकि आई एम ऑल्सो लिविंग इन अ मेट्रो स्टेशन, मेट्रो सिटी। तो मैंने तो नहीं देखा कि एसबीआई के, मतलब रीजनल ब्रांच है, आई लिव वेरी नियर टू द रीजनल ब्रांच ऑफ द एसबीआई। तो उस रीजनल ब्रांच में भी मैंने कहीं वो चार्टर लगा हुआ देखा नहीं कि वो डिस्प्ले है कहाँ पे उस चार्टर का। एंड आप एसबीआई में जाइए, आप एक काउंटर पे खड़े हुए लाइन में, एंड आप उनको बोलिए कि अगर वो कुछ गलत करें, और आप उनको बोलिए कि मैं इतनी देर से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे सिटीजन चार्टर में लिखा है कि मेरे को ये काम आपको टाइम बाउंड मैनर में करके देना है। जनरली वहाँ के बैंक एम्प्लॉय का ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आएगा कि आप खुद ही समझ सकते हैं क्या ही रिस्पॉन्स आएगा। मैं कुछ वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता क्लास में, बट वो आपको भगा ही देंगे लिटरली, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिटीजन चार्टर पहले तो आपको मिलेगा नहीं है कहाँ पे, और ऑनलाइन ढूंढ ढांड लिया तो आप उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे उनका। तो
एग्जिस्ट नहीं करता ग्राउंड लेवल पे, उसके इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं। देन अगर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है तो आउटडेटेड फॉर्म में कर रहा है, मतलब अभी तक उसको अपडेट ही नहीं किया है। वही वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच जो ब्रिटिशर्स अपनाते थे, वही अभी भी चली आ रही है कि यार अगर एक नॉर्मल इंसान आया है, जो डॉक्यूमेंट्स आप मतलब उससे आप मांग रहे हो ये एक्स वाई जी चीज़ें चाहिए और इस प्रोसेस के थ्रू जाना है, ठीक है, ये नॉर्मल हेल्दी इंसान है, इसको ये रख लो। अगर कोई पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आता है, यार उसके लिए प्रोसेस थोड़ी ईज कर दो ना, कुछ उसको थोड़ी तो राहत दो कि आपने इस इंसान को तो आप 3 घंटा लाइन में रखो, 4 बार फोटोकॉपी की दुकान पे भेजो, 4 बार अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मंगवाओ, हर काउंटर टू काउंटर घुमाओ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये तो मतलब बात तो है, पर ये फिर भी इजीली वो चीज़ मैनेज कर सकता है, शायद ना भी कर पाए, बट इनके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है ना फिजिकली चैलेंज इंसान के लिए वो सब करना। तो आप प्रोसेसेस चेंज तो करिए, ये वन साइज फिट ऑल अप्रोच क्यों लगा रखा है? तो आउटडेटेड है सिटीजन चार्टर, जहाँ है वहाँ पे भी। फिर पुअर सिटीजन पार्टिसिपेशन है, हमेशा हमें गवर्नमेंट को और बॉडीज को ही नहीं ब्लेम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर करप्शन हो रहा है ना, तो आप ये मत बोलिए कि गवर्नमेंट की ही सारी दिक्कत है। गवर्नमेंट की तो दिक्कत है ही है, इसमें मेजॉरिटी और अच्छी खासी पार्टनरशिप आपकी भी है। करप्शन अगर हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, तो कर कौन रहा है? सिटीजन ही तो कर रहे हैं ना। पुलिस वाला सिग्नल पे आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है, तो कौन था वो जिसने वहां पे करप्शन देने की ट्राई करी? आप ही तो थे ना। आप फाइन भर देते इससे अच्छा। मगर नहीं, जब क्रिटिसाइज करना है तो सिर्फ गवर्नमेंट, और जब खुद अटक जाओ तो फिर करप्शन का भी सहारा ले लो। तो ये पुअर सिटीजन पार्टिसिपेशन है जिसकी वजह से ये चार्टर एक्ट को इतने अच्छे से एनफोर्स नहीं कर पाते हैं। और जब ये फॉर्मुलेट होता है, ये आउटडेटेड क्यों है? क्योंकि आप जाके बता नहीं रहे हो ना कि आज की डेट की क्या इश्यूज हैं जो उसमें ऐड होनी चाहिए। तो जब वो लोग बना रहे हैं सिटीजन चार्टर, तो वो लोग ऐड भी नहीं कर रहे हैं। तो सिटीजन की एस्पिरेशन ही मिसिंग है। वो थोड़ा सा फेडअप भी है कि भाई वैसे ही कुछ नहीं होता है, अपने काम के लिए जाते हैं एसबीआई में तो दिन खत्म हो जाता है सुबह से शाम तक, अब सिटीजन चार्टर बनवाने क्यों जाए? देन देर इज दिस कैपेसिटी बिल्डिंग, वो इनएडुकेट है टू फुलफिल प्रोमिस। अब एसबीआई ने बोल दिया कि, मान लो एसबीआई बोल दे आपसे, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, कि एसबीआई बोल दे कि आपका अकाउंट 5 मिनट में ओपन कर देंगे। डू यू हैव द रिसोर्सेज कि आप 5 मिनट में ओपन करवा पाए उनका अकाउंट? यू डोंट हैव, मतलब ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, मगर बहुत सारी गवर्नमेंट प्रोमिसेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ऐसे प्रोमिसेस दिए रहते हैं सिटीजन चार्टर पे, जो कि फुलफिल कर पाना उनके कैपेसिटी के ही बाहर है, मतलब उनकी वर्किंग कैपेसिटी के बाहर है वो चीज़ जो वो लिख देते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल मे बी। तो दिस इज़ वन इशू। देन एक तो ये ब्यूरोक्रेसी वाला जो है ना, कि उनका बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक एटीट्यूड है। आप कभी जाइए डीएम ऑफिस और डीएम से पूछ के दिखा देना कि भैया सिटीजन चार्टर कहाँ है इस ऑफिस का, मुझे मेरे हक तो बताओ। या कभी एसपी ऑफिस जाइए और उनसे बोलिए एसपी साहब ज़रा सिटीजन चार्टर तो दिखाना आपके ऑफिस में कि मुझे क्या क्या सर्विसेज मिल सकती हैं यहाँ से। वो आपको एक थानेदार के साथ भेजेंगे गाड़ी में, वो बताएगा फिर आपको सर्विसेज। देन देर आर लिंग्विस्टिक बैरियर, ये बहुत ज़्यादा इशू है। मैंने कई जगह पे देखा है जो सिटीजन चार्टर, मैंने आज तक जितने भी देखे ना एक्चुअल में, मैंने सिटीजन चार्टर मोस्टली इंग्लिश में ही देखे, और बहुत से बहुत हिंदी में दिख गए, लेकिन मुझे कभी वर्नैकुलर लैंग्वेज में तो दिखे ही नहीं। जो लोग जिनको सिटीजन चार्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अब मैं इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन हिंदी इंग्लिश में नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली दे आर द वंस जिन्हें हिंदी और इंग्लिश नहीं आती, वर्नैकुलर लैंग्वेज समझ में आती है, और उनके लिए आपने इंग्लिश डाल रखा हुआ है। तो लिंग्विस्टिक बैरियर है कि वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके राइट्स क्या हैं जो लिखे हुए हैं। तो एटलीस्ट सारी लैंग्वेजेस में लिख दीजिए ना आप। देन देर इज एब्सेंस ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, वही बात है कि सिटीजन चार्टर में ले भी आया एसबीआई में, मैंने बोल भी दिया कि मेरा काम एक दिन में होना चाहिए था, आपकी वजह से 3 दिन में हुआ, ये देखो आपके सिटीजन चार्टर मेंशन करता है एक दिन में काम करके दोगे आप, आपने 3 दिन क्यों लगा दिए? तो ये लीगली तो एनफोर्सेबल ही नहीं है ना। जब लीगली एनफोर्सेबल नहीं है तो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी नहीं है, वो क्यों होगा? तो दिस इज ऑल्सो इशू। और फिर लैक ऑफ अवेयरनेस तो है, ये लोगों को, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि सिटीजन चार्टर जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है दुनिया में। सो दिस इज ऑल्सो इशू। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सिटीजन चार्टर के कि हेडिंग होता है, विजन मिशन लिखा होता है,
फिर सर्विसेज दी रहती हैं, फिर स्टैंडर्ड डिलीवरी, मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी बताते हैं, फिर अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स बताते हैं। तो वो होते नहीं है असली में, तो ज़्यादा उसको कंपोनेंट्स उसके डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस मच इज क्लियर एंड here we can sum up the lecture, क्योंकि इसमें कुछ और बचा है नहीं मेरे पास बताने को। या सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।